एक विशाल, ऐसी सभ्यता जो सदियों तक मिट्टी के नीचे दबी रही, एक ऐसी जगह जिसने एंशिएंट वर्ल्ड में शहरी जीवन यानी अर्बन लिविंग की नींव रखी थी। आज के इस विश्लेषण में हम सिंधु घाटी सभ्यता या इंडस वैली सिविलाइजेशन की उन गहराइयों में जाएंगे, देखेंगे कि कैसे इस खामोश जायंट्स ने ह्यूमन हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। आज हमारा फोकस एकदम क्लियर है। हम इस सिविलाइजेशन की शुरुआती रूट्स, उनकी माइंड ब्लोइंग अर्बन प्लानिंग, उनके व्यापार और आखिर में उन अनसुलझे रहस्यों और क्लाइमेट से जुड़े पतन को कवर करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। 19वीं और 20वीं सदी की बात है, जब आर्कियोलॉजिस्ट इन दबे हुए ईंटों के खंडहरों से अचानक टकराए थे। उन्हें इसकी विशालता का बिल्कुल अंदाजा नहीं था। इमेजिन कीजिए उस शॉक को। 1924 में जॉन मार्शल ने जब औपचारिक रूप से इसकी घोषणा की, तब पूरी दुनिया हिल गई। उन्हें अचानक दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक मिल गई थी। चार्ल्स मासन से लेकर आर.डी. बैनर्जी और दयाराम साहनी जैसे लोगों ने इस भूली हुई दुनिया को वापस जिंदा कर दिया। अगर हम इसकी टाइमलाइन देखें तो इंडस वैली अपने कंटेम्पररीज जैसे मिस्र यानी इजिप्ट और मेसोपोटामिया से कहीं ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैली हुई थी। सोचिए, 3300 BCE के आसपास इसका अर्ली हड़प्पन एरा शुरू हुआ, जो 2600 BCE आते आते अपने मैच्योर युग यानी एकदम पीक पर पहुंच गया। ये आकार में इतनी विशाल थी कि आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिमी भारत और अफगानिस्तान के हिस्सों तक इसका नेटवर्क फैला था। लेकिन दोस्तों, कोई भी महान सभ्यता अचानक से तो नहीं बन जाती ना। इसकी शुरुआत होती है बिल्कुल बेसिक से। तो आइए चलते हैं बलोचिस्तान के पहाड़ों में स्थित मेहरगढ़ की तरफ, जो इसका नियोलिथिक उद्गम स्थल माना जाता है। यही वो जगह है जहां इस पूरी सभ्यता के बीज बोए गए थे। मेहरगढ़ में बेसिकली एक एग्रीकल्चरल रिवोल्यूशन यानी कृषि क्रांति हुई थी। पहाड़ी शिकारियों ने धीरे धीरे खेती करनी शुरू की। उन्होंने स्थानीय गेहूं और जौ उगाया और सबसे इंटरेस्टिंग बात, नेटिव ज़ेबू कैटल यानी अपने उन कुबड़ वाले बैलों को पालना शुरू किया। और यही वो शुरुआती बदलाव थे जिन्होंने आगे चलकर एक विशाल नगरीय समाज, एक पूरे अर्बन कल्चर की सॉलिड नींव रखी। और इनकी खेती की टेक्निक देखिए आप। इंडस वैली के लोग खेती में इतने एडवांस थे कि उन्होंने कॉम्प्लेक्स मल्टी क्रॉपिंग टेक्निक शुरू कर दी थी। गर्मियों में बाजरा और सर्दियों में गेहूं। इस एडवांस एग्रीकल्चर से जो एक्स्ट्रा अनाज मिला, उसी ने एक्चुअली लोगों को छोटे गांव से निकलकर बड़े शहरों की तरफ शिफ्ट होने का मौका दिया। और जब वो शहरों की तरफ मुड़े तो उन्होंने जो बनाया वो किसी चमत्कार से कम नहीं था। अब बात करते हैं उनकी उस नगरीय योजना की जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। उनके शहर बिल्कुल भी आम नहीं थे, वो अपने टाइम के अनूठे मास्टर क्लास थे। इनकी प्लानिंग इतनी एडवांस्ड और सटीक थी कि आज के टाउन प्लानर्स भी हैरान रह जाएं। देखिए, इस सभ्यता के 5 सबसे बड़े अर्बन सेंटर्स थे: मोहनजोदारो, हड़प्पा, गनेरीवाला, ढोलावीरा और राखीगढ़ी। ये सेंटर्स इतने विशाल थे कि एस्टिमेट है यहाँ एक ही समय में 30,000 से लेकर 60,000 लोग रहा करते थे। और इन शहरों के बनावट को देखकर ही क्लियर हो जाता है कि इनके पीछे एक बेहद सिस्टमैटिक, वेल थॉट आउट सेंट्रल प्लानिंग काम कर रही थी। अब जरा इनकी तुलना उनके टाइम के इजिप्ट और मेसोपोटामिया से करके देखते हैं। वहां क्या था? बड़े बड़े महल, विशाल मंदिर और एक बहुत ही डीप सोशल हायरार्की। लेकिन इंडस वैली बिल्कुल अलग थी। इनके शहर एक समान ग्रिड सिस्टम पर बने थे, जो एक कमाल का इगैलिटेरियन अप्रोच यानी सामाजिक समानता दिखाता है। यहां स्टैंडर्डाइज्ड ईंटें थीं और पब्लिक वेल्स थे। यहां फोकस महलों पर नहीं, आम जनता की पब्लिक यूटिलिटी पर था। है ना कमाल की बात? और पब्लिक यूटिलिटी से याद आया, उनकी अर्बन अमेनिटीज तो उस जमाने के हिसाब से नेक्स्ट लेवल थीं। दुनिया का सबसे पहला नोन सिटी सैनिटेशन सिस्टम यहीं था। ढकी हुई नालियां, पकी हुई ईंटों के मजबूत घर, आंगन, यहां तक कि फ्लश टॉयलेट्स। और मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, जिसे आज यूनेस्को संरक्षित कर रहा है, वो उनकी वाटरप्रूफिंग और पब्लिक आर्किटेक्चर का एक बेहतरीन नमूना है। अब आप सोच रहे होंगे कि 1.704 mm ये नंबर अचानक कहां से आ गया? दोस्तों, लोथल में एक हाथी दांत का स्केल मिला था और ये उसकी सबसे छोटी डिवीजन है। ये दिखाता है कि उन्हें मेट्रोलॉजी यानी मापतौल में कितनी जबरदस्त महारत हासिल थी। इनके वेट्स जो क्यूबिकल आकार के थे, वो स्ट्रिक्ट डेसिमल सिस्टम फॉलो करते थे। और सबसे बड़ी बात, इस पूरे विशाल क्षेत्र में ये मापतौल का सिस्टम लगभग एक जैसा था। तो एक तरफ इतनी शानदार प्लानिंग और मापतौल, लेकिन आखिर इन शहरों का आर्थिक इंजन क्या था? चलिए चलते हैं उनके ट्रेड, टेक्नोलॉजी और डेली लाइफ की तरफ। आखिर इन महान शहरों के आम लोगों की जिंदगी कैसी हुआ करती थी?
सच्चाई ये है कि व्यापार इनकी इकोनॉमी की असली बैकबोन था। उन्होंने बहुत लंबी दूरी के मैरिटाइम ट्रेड नेटवर्क्स बना रखे थे। गुजरात में लोथल जैसे कोस्टल पोर्ट से उनका व्यापार ओमान, दिलमुन यानी आज का बहरेन और मेसोपोटामिया तक फैला हुआ था। वो लैपिस लाजुली, बेशकीमती पत्थर और तांबा एक्सपोर्ट करते थे। मेसोपोटामिया में इन इंडस मर्चेंट्स की बहुत सी सील्स मिली हैं जो इस मैसिव ग्लोबल नेटवर्क का सबसे बड़ा सबूत है। और व्यापार के साथ साथ तकनीक भी लाजवाब थी। उनके आर्टिजन्स को ब्रॉन्ज मेटलर्जी में बहुत डीप नॉलेज थी। तांबे में टिन, लेड और आर्सेनिक मिलाकर वो बेहद मजबूत औजार बनाते थे। और मजाक नहीं, ये एडवांस मेटल सिर्फ कुछ अमीर लोगों तक सीमित नहीं थे। आम समाज के रोजमर्रा के औजारों में इसका ओपनली इस्तेमाल होता था। ये उनकी टेक्नोलॉजी की रीच को दिखाता है। उनके यहाँ मिले डेली यूज के आर्टिफैक्ट्स हमें इनकी कल्चरल लाइफ की एक बहुत ही क्लियर पिक्चर देते हैं। स्टेटाइट से बनी मोहरें, मिट्टी के जेबू बैलों के खिलौने, क्यूबिकल स्टोन डाइस जिससे वो खेलते थे, चमकती हुई ग्लेज्ड फेयॉन्स बीड्स और हाँ, वो मशहूर ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल की मूर्ति। ये सब दिखाता है कि इंडस के लोग सिर्फ बेसिक सर्वाइवल नहीं कर रहे थे, उनकी लाइफ में कला, खेल और क्रिएटिविटी कूट-कूट कर भरी थी। अब थोड़ी बात आम जनता की डाइट की कर लेते हैं। इनकी डाइट बहुत ही डाइवर्स थी। डेयरी प्रोडक्ट्स और मांस जैसे गाय, भेड़, बकरी और सुअर इनके भोजन का हिस्सा थे। और सुनिए, हाल ही में राजस्थान की खुदाई में 2600 बीसीई पुराने मूंग बीन से बने हुए लड्डूज भी मिले हैं, जो शायद किसी धार्मिक रिचुअल का हिस्सा थे। भोजन की ऐसी वैरायटी उनके बेहतरीन फार्मिंग और हर्डिंग का एक डायरेक्ट रिजल्ट थी। सब कुछ इतना क्लियर होने के बावजूद इस सभ्यता ने अपने पीछे कुछ बेहद गहरे रहस्य छोड़ दिए हैं। एक ऐसी अनसुलझी पहेली जिसमें आज के टॉप आर्कियोलॉजिस्ट भी अपना सर खुजा रहे हैं। आइए देखते हैं क्यों। सबसे बड़ा सवाल यही आता है, आखिर ये लोग बोलते क्या थे? इनकी लिपि या राइटिंग सिस्टम को आज तक कोई डिसाइफर नहीं कर पाया है। कुछ स्कॉलर्स की एक थियरी है कि यह भाषा प्रोटो द्रविडियन लैंग्वेज फैमिली से जुड़ी हो सकती है, लेकिन मेन प्रॉब्लम यह है कि इनकी सील्स पर जो इंस्क्रिप्शंस मिले हैं वो इतने छोटे हैं कि हमारे पास अब तक इनका कोई एग्जैक्ट ट्रांसलेशन या रेफरेंस पॉइंट नहीं है। अब जरा इस डिटेल पर गौर कीजिए, ये सच में बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी लिपि में लगभग 400 से 600 अलग-अलग सिंबल्स पाए गए हैं और इनमें से 90% इंडस स्क्रिप्ट के आर्टिफैक्ट्स आज के पाकिस्तान में, खासकर इंडस नदी के बिल्कुल आसपास वाले क्षेत्रों में मिले हैं। बचा हुआ 10% भारत और दूसरे व्यापारिक क्षेत्रों में है। ये क्लियरली बताता है कि इनका मेन कम्युनिकेशन कोर उसी एक नदी के आसपास बेस्ड था। और अगर इनके धर्म की बात करें तो हम सच कहें तो सिर्फ अंदाजे ही लगा सकते हैं, क्योंकि वहां मेसोपोटेमियन ग्रैंड टेम्पल्स जैसा कुछ नहीं मिला। जो मिला है वो है मदर गॉडेस की मिट्टी की मूर्तियां और वो फेमस हॉर्न्ड पशुपति सील, जिसमें एक व्यक्ति योग मुद्रा में जानवरों के बीच बैठा है। इसके अलावा मोहेंजोदारो का ग्रेट बाथ हमें एक हिंट देता है कि शायद पानी से जुड़े शुद्धिकरण यानी प्यूरिफिकेशन रिचुअल्स इनकी सोसाइटी में बहुत मायने रखते थे। तो अब दिमाग में ये सवाल उठता है कि ऐसी पीस लविंग अल्ट्रा एडवांस सभ्यता आखिरकार पूरी तरह से खत्म कैसे हुई? ये इस कहानी का सबसे ट्रैजिक हिस्सा है। और इस शॉकिंग डिक्लाइन का सीधा कनेक्शन हमारी धरती के बदलते जलवायु यानी क्लाइमेट से जुड़ा हुआ है। पहले के लोग मानते थे कि शायद किसी ने इन पर आक्रमण किया होगा, लेकिन अब वो थ्योरीज लगभग रिजेक्ट हो चुकी हैं। इनकी बर्बादी का मेन कारण एक्चुअली क्लाइमेट शिफ्ट था। इस पतन की क्रोनोलॉजी को देखिए। 1900 बीसी आते आते धीरे धीरे डिक्लाइन शुरू हुआ। 1800 बीसी में उनका लाइफलाइन यानी मॉनसून कमजोर पड़ने लगा और क्लाइमेट ठंडा होने लगा। नतीजा ये हुआ कि 1700 बीसी तक उनके खूबसूरत वेल प्लान्ड शहर खाली होने लगे थे और 1200 बीसी तक आते आते लोगों को गांव की ओर माइग्रेट करना पड़ा। समझे हुआ क्या? जब मॉनसून साउथ की तरफ शिफ्ट हुआ तो इनका मुख्य घग्गर हैकरा रिवर सिस्टम लगभग सूख गया। एरिडिफिकेशन यानी सूखा इतना तेज था कि इंडस वैली की कंप्लीटली मॉनसून पर डिपेंड करने वाली खेती पूरी तरह ध्वस्त हो गई। इनके पास मेसोपोटामिया की तरह कोई बहुत बड़ा नहरों का सिस्टम नहीं था। इस पानी की कमी और सूखे ने लगभग 5 मिलियन लोगों को अपनी जमीन छोड़कर ईस्ट की तरफ गंगा और यमुना के नए मैदानों में जाने पर मजबूर कर दिया। और इस कहानी का अंत हमारे सामने एक बहुत ही थॉट प्रोवोकिंग और बड़ा सवाल छोड़ जाता है। एक ऐसी महान सभ्यता जो टेक्नोलॉजी, नगरीय योजना और ट्रेड में पूरी दुनिया को राह दिखा सकती थी, वो शिफ्टिंग क्लाइमेट के आगे पूरी तरह बेबस हो गई।
आज जब हमारी मॉडर्न दुनिया क्लाइमेट चेंज का इतना बड़ा सामना कर रही है, तो आज के अर्बन प्लानर्स को इस भूली हुई सभ्यता से अर्बन सस्टेनेबिलिटी के बारे में क्या सीखना चाहिए? ये सवाल चिंतन के लिए मैं आप पर छोड़ता हूं, क्योंकि दोस्तों, इतिहास अक्सर खुद को दोहराता है। मुझे उम्मीद है ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा।